हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नीट नेशन। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ये जो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके नीट के लिए भी और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके इन दोनों एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सो दोनों में से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द लिंकेज। लिंकेज क्या होता है और किस तरह से लिंकेज वर्क करता है हम उसको जानेंगे। लिंकेज क्या होता है? मीन्स all the genes which is present on a chromosome, जितने भी जीन होते हैं जो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, they all are linked together। ये क्या करते हैं? आपस में लिंक होते हैं। ठीक है, जितने भी जीन होते हैं जो कि एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं वो आपस में लिंक होते हैं। लिंक का क्या मतलब है? दैट मीन्स दे हैविंग अ टेंडेंसी टू रिमेन टुगेदर। उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो एक साथ रहें। क्लियर है? दैट इज द एंड दिस प्रॉपर्टी, जो टेंडेंसी होती है क्रोमोसोम के ऊपर जीन की कि आपस में वो लिंक्ड रहे, इस टेंडेंसी को ही हम लोग लिंकेज बोलते हैं। दैट मीन्स अगर हम लिंकेज की बात करते हैं तो लिंकेज क्या होता है? दैट इज ऑल जीन्स प्रेजेंट ओवर और ऑन ए क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑन a chromosome are linked together। ये सारे क्या होते हैं? they all are linked। ये सब के सब लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, मीन्स एक क्रोमोसोम पे जितने भी क्रोमोसोम होते एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन होते हैं वो सारे के सारे जीन आपस में क्या होते हैं? लिंक होते हैं। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस, ये प्रॉपर्टी ऑफ एंड this property of gene are known as linkage। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी प्रॉपर्टी को हम लिंकेज बोलते हैं। समझते हैं इसको क्या बोलना चाह रहा है। सपोज मान लेते हैं दिस इज अ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है। क्लियर है? नाउ इन दिस क्रोमोसोम सपोज देयर इज अ जीन, एक जीन है ए और यहां पर एक जीन है बी। तो ये जो ए और बी होते हैं या इसके अलावा और जितने भी जीन होंगे, जैसे हम मान के चलते हैं यहां पर बहुत सारे जीन हैं। ठीक है, मान के चलते हैं ए बी विल ऑलरेडी में सी डी ई एफ जी एच, दिस ऑल जीन्स, ये जितने भी जीन होंगे दे ऑल आर लिंक्ड टुगेदर। ये आपस में लिंक होंगे। मीन्स ए सी से लिंक होगा, ई से भी लिंक होगा, जी से भी लिंक होगा। मीन्स ऑल आर गोइंग टू बी लिंक्ड टुगेदर। ये सब आपस में लिंक्ड होते हैं। क्लियर है? सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द लिंकेज। अब क्या होता है? सो इनके बीच में व्हाट आर द कैपेसिटी, और जो टेंडेंसी होती है उसके लिंकेज की वो क्या होती है और कितनी होती है, जिसके बेसिस पे रिकॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम दूसरा बनाते हैं, इफ वी जस्ट मेक अनदर क्रोमोसोम एंड सपोज दिस इज द ओनली टू ए एंड बी जीन, दो जीन है। मीन्स अगर ये दोनों के बीच की टेंडेंसी की बात करते हैं तो दैट मीन्स दिस बोथ आर गोइंग टू बी लिंक टुगेदर। ये आपस में लिंक्ड हैं, बट इनकी जो टेंडेंसी होती है लिंक्ड होने की, दिस इज द लेस। इनकी जो टेंडेंसी होती है आपस में लिंक रहने की, ये कम होती है। क्लियर है? मीन्स कम होने का क्या मतलब है कि दिस जीन हैविंग टेंडेंसी टू लॉस ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के टाइम ये इनके अंदर
लॉस हो जाने की, ये जीन जो होते हैं दोनों आपस में लॉस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, मीन्स रिकॉम्बिनेशन की टेंडेंसी मैक्सिमम होती है। मीन्स जितना डिस्टेंस होगा जीन के बीच में उतने उनके लॉस होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे कि सपोज मान लीजिए यहां पर अगर कोई क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, सपोज विथ इफ देयर इज एनी क्रॉसिंग ओवर हियर, तो क्या होगा, ए और बी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सो इनकी टेंडेंसी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। सेकेंड, अगर हम नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, सपोज नाउ दिस ए एंड अनदर जीन इज बी, तो इन क्या हो गया, अब इन दोनों के बीच के लिंकेज की टेंडेंसी क्या हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है। और जब लिंकेज की टेंडेंसी ज्यादा है तो इनके सेपरेट होने की टेंडेंसी कम हो गई है। क्लियर। सपोज कैसे, मान लीजिए अगर यहां पर होता है, सपोज देयर इज अ रिकॉम्बिनेशन, यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन यहां हो रहा है, तो यहां इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मीन्स ए और बी जीन सेपरेट नहीं होंगे। ये कब सेपरेट होंगे, जब इनके बीच में, दैट इज इफ द रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस हेयर, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस हेयर, अगर क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन यहां होंगे तभी इनके लॉस होने की टेंडेंसी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं नेक्स्ट टेंडेंसी क्या होती है, अगर इन दोनों के बीच में इस ए एंड बी, अगर इन दोनों के बीच में अब कम और डिस्टेंस कम हो गया, सो दैट मीन्स दे हैविंग अ मोर, इवन मोर, इसके जो चांसेस, सॉरी इवन लेस द चांसेस ऑफ गेटिंग देयर सेपरेशन, इनके सेपरेशन के चांसेस और भी कम हो जाएंगे। क्यों, अगर सिर्फ क्रॉसिंग ओवर जस्ट इन दोनों के बीच में होगा तभी ये दोनों आपस में सेपरेट होंगे, अदरवाइज देयर इज नो चांसेस ऑफ सेपरेशन। अगर मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर यहां हो रहा है तो भी नहीं होगा, अगर क्रॉसिंग ओवर यहां हो रहा है तो भी नहीं होगा। दैट इज इफ द क्रॉसिंग ओवर ओनली टेक्स प्लेस इन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में होगा तभी ये आपस में सेपरेट होंगे। दैट मीन्स दे आर देयर लिंकेज कैपेसिटी और देयर टेंडेंसी ऑफ लिंकेज इज मच मोर, इनके जो टेंडेंसी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होती हैं। नाउ इफ वी जस्ट मेक अ नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट बनाते हैं, then what we have to say, suppose this is A and this is B, A or B. Now in that case the tendency of that is the tendency of linkage is maximum, इनमें जो टेंडेंसी ऑफ लिंकेज मैक्सिमम है, एंड द चांसेस ऑफ सेपरेशन और रिकॉम्बिनेशन इज अप्रोक्सीमेट इम्पॉसिबल, इनके जो चांसेस है सेपरेशन होने के वो लगभग इम्पॉसिबल होते हैं, इसमें सेपरेशन के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, दिस जीन आर कंप्लीटली लिंक्ड टुगेदर, ये आपस में एक दूसरे से लिंक है, इनके जो रिकॉम्बिनेशन है उनके चांसेस बिल्कुल कम है और इनके जो लिंकेज की टेंडेंसी है वो बहुत ही ज्यादा है और अप्रोक्सीमेट इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो इन सब के बेसिस पे दिस लिंकेज is going to divided into the two type, इन सारे जो कंडीशन है इन कंडीशन के बेसिस पे लिंकेज को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस इज अबाउट द लिंकेज। नाउ होप सो आप लोग समझ गए होंगे लिंकेज के जो बेसिक आइडियाज कॉन्सेप्ट है। नाउ जो टाइप की अगर हम बात करते हैं, दैट इज द टाइप ऑफ लिंकेज, जो लिंकेज होते हैं, दिस लिंकेज आर द टू टाइप, दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा कंप्लीट लिंकेज, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट वन इज द कंप्लीट लिंकेज एंड सेकेंड वन इज इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। किसको हम कंप्लीट लिंकेज बोलेंगे और किसको हम इनकम्प्लीट बोलेंगे, अगर मान लेते हैं इफ द टेंडेंसी ऑफ जीन इज मैक्सिमम, द टेंडेंसी ऑफ लिंकेज और लिंक्ड जीन इज मैक्सिमम, दैट मीन्स देयर इज नो चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, उनके सेपरेशन होने के चांसेस बिल्कुल एब्सेंट हैं, इम्पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट लिंकेज। मीन्स the chances of
सेपरेशन ऑफ जीन इज इम्पॉसिबल। जो चांस होते हैं जीन के सेपरेट होने के वो क्या हो जाएंगे, अगर इम्पॉसिबल मीन्स उनका जो जीन होगा वो इतना टाइटली लिंक्ड होगा एक दूसरे से कि उनके जो सेपरेशन के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल इम्पॉसिबल होते हैं। दैट जीन इज नोन एज द दैट लिंक्ड, इनके जो लिंकेज होते हैं इस लिंक जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट लिंकेज। क्लियर है, जो कि हमने लास्ट में देखा था कि ए और बी बिल्कुल बिल्कुल करीब में थे, जिनके वजह से उनके सेपरेट होने के चांसेस अप्रोक्सीमेट इम्पॉसिबल थे। सो सच सिचुएशन इज नोन एज द कंप्लीट लिंकेज। नेक्स्ट होता है हमारा इनकम्प्लीट लिंकेज। दैट मीन्स दैट दे हैविंग द चांस ऑफ सेपरेशन ऑफ जीन। दैट मीन्स दे हैव चांसेस, क्लियर है, इनमें चांसेस होंगे, चांसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ जीन। इनमें जीन सेपरेट होने के चांसेस होते हैं। अगर जिनमें जीन के सेपरेट होने के चांसेस होते हैं दैट इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट लिंकेज। क्लियर है, सो दिस इज अबाउट द कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज। नाउ मॉर्गन जो साइंटिस्ट है दैट इज द मॉर्गन फर्स्ट आइडेंटिफाइड दिस लिंक्ड जीन इनटू ड्रोसोफिला। उसने सबसे पहले ये जो लिंक्ड जीन है उसको कहां ढूंढा था, इन द ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में उसने इस लिंक्ड जीन को देखा था और ऑब्जर्व किया था। क्या देखा था, दैट इज he going to be identify the gray body color with the normal wings. That is gray body color with and normal wings means ये दोनों जो जीन है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रे बॉडी के लिए और नॉर्मल विंग्स के लिए, दीज आर गोइंग टू बी सेपरेट, दीज टू आर लिंक्ड, ये कंप्लीटली लिंक्ड होते हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते हैं। क्लियर है, मीन्स अगर उनकी बॉडी ग्रे है तो उनके विंग्स नॉर्मल ही होंगे, बिकॉज बोथ आर कंप्लीटली लिंक्ड जीन। ये दोनों के दोनों कंप्लीटली लिंक्ड जीन होते हैं। उसी तरह से दूसरा जो देखा था दैट इज ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स। ब्लैक बॉडी के साथ वेस्टिजियल विंग्स, दिस टू आर ऑल्सो कंप्लीटली लिंक। मीन्स अगर उनकी बॉडी ब्लैक हो रही है तो उनके जो विंग्स होंगे वो वेस्टिजियल ही होंगे। सो दीज आर द कंप्लीट लिंक्ड जीन, ये आपस में सेपरेट नहीं होंगे। क्लियर है, मीन्स अगर हम बोल रहे हैं, अगर इसको हम रेशियो के फॉर्म में देखते हैं तो क्या हम देखेंगे, सपोज मान लेते हैं ग्रे बॉडी का क्या होगा, कैपिटल जी एंड कैपिटल डब्ल्यू इज स्टैंड फॉर द नॉर्मल विंग्स। क्लियर है, एंड इट गोइंग टू बी, अगर इसको हम क्रॉस करवाते हैं, स्मॉल जी स्मॉल मीन्स ब्लैक विंग्स एंड वेस्टिजियल स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू। देन अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस है तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से हमारा रेशियो क्या आना चाहिए, 9:3:3:1, बट नॉट लाइक दैट। अगर ये कंप्लीटली लिंक्ड हैं तो ये अलग अपना बनाएंगे और ये अलग बनाएंगे, मीन्स द रेशियो विल बी कितना होगा, द रेशियो बिकॉज ऑफ दिस लिंक इज 8:8 होगा। क्लियर है, तो ये बिकॉज ऑफ दिस कंप्लीट लिंकेज, ये कंप्लीट लिंकेज की वजह से होगा। क्लियर है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में और एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ द ग्रेन कलर ऑफ राइस। राइस का जो ग्रेन कलर होता है दैट इज द राइस ग्रेन कलर ऑफ राइस, ये डायरेक्टली लिंक्ड होता है विद देयर प्रोडक्टिविटी। ये उसके प्रोडक्टिविटी के साथ क्या होता है, लिंक होता है। मतलब क्या है कि किस कलर का राइस
का ग्रेन है उस पर डिपेंड करता है कि उस टाइम की प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, वो हाई प्रोडक्टिव हो गया या मॉडरेट प्रोडक्टिविटी होगी या लेस प्रोडक्टिविटी होती, ये किस पे डिपेंड करता है, ग्रेन कलर ऑफ राइस। क्लियर है। अलग अलग इंडेक्स हैं जो मिलते हैं मार्केट में, जहां पर ये राइस के सीड्स दिए जाते हैं, वहां पर आपको इंडेक्स मिल जाएगा कि किस कलर के राइस की प्रोडक्टिविटी कितनी होती है। मीन्स ये भी क्या होते हैं, दे ऑल आर गोइंग टू बी लिंक्ड टुगेदर, ये आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। देख नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज इन केस ऑफ कॉटन। अगर हम जैसे मान लेते हैं ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हमारा ग्रीन कलर, थर्ड अगर हम लेते हैं द कलर लिंट इंडेक्स ऑफ कॉटन, कॉटन के लिंट इंडेक्स मीन्स कितना लिंट प्रोड्यूस होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, द कलर ऑफ कोरोला। लिंट इंडेक्स इस किस पे डिपेंड करता है, दैट इज कलर ऑफ कोरोला। किस तरह का कोरोला का कलर है उसके हिसाब से कितना लिंट प्रोड्यूस होगा, दिस इज डिपेंड और दिस इज ऑल्सो अ लिंक्ड जीन। ये दोनों लिंक्ड होते हैं कि कलर के हिसाब से कितना उनका लिंक प्रोड्यूस होगा। सो दिस ऑल आर द टोटली इज डिपेंड अपॉन बिकॉज ऑफ दिस लिंकेज। ये लिंकेज की वजह से हम लोग टोटली इसको समझ पाते हैं। सो अगर हम सिग्निफिकेंस बोलेंगे कि ये जो हम लोग लिंकेज पढ़ रहे हैं इसके सिग्निफिकेंस क्या है, अगर इफ वी जस्ट से अबाउट द सिग्निफिकेंस, सो सिग्निफिकेंस क्या होता है, दिस लिंकेज इज यूज एज अ मार्कर। ये जो लिंकेज है इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, दिस लिंकेज इज यूज्ड एज ए मार्कर कर सकते हैं। कैसे, हम लोग ये देखते हैं कि किस कलर के साथ क्या प्रोडक्ट होगा। मीन्स ग्रे बॉडी जब रहेगी तो नॉर्मल विंग्स होगा, ये एक मार्कर हो गया कि हम एक को आइडेंटिफाई करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा। अगर किस कलर का कोरोला है तो उसके हिसाब से लिंट क्या होगा, कितना लिंट हमें मिलेगा। राइस किस कलर की होगी तो प्रोडक्टिविटी किस कलर कितना हमको मिलेगी। तो ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, नाउ दे आर यूज एज अ मार्कर स्पेशली इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के केस में हम इसको स्पेशली एज अ मार्कर यूज करते हैं। सो दिस इज अबाउट द लिंक। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं लिंकेज ग्रुप। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप क्या होता है, होप सो आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ गए होंगे। नाउ लिंकेज ग्रुप क्या होता है, ये लिंकेज ग्रुप अगर हम लिंकेज ग्रुप की बात बोलते हैं तो लिंकेज ग्रुप क्या होता है, दैट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन वन सेट। एक सेट में जितना क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, वो उसका लिंकेज ग्रुप कहलाता है। मीन्स पहले हम देखते हैं, दैट इज the number of chromosome present in one set। एक सेट में जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जैसे कि ह्यूमन के केस में क्या होता है कि द ह्यूमन हैविंग अ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 23 पेयर। कितना पेयर होता है, दैट इज 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, दैट इज 23 पेयर। क्लियर है, 23 पेयर, इसका मीन्स 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। सो पेयर कितने हो गए, दैट इज 46 इज इक्वल टू 2n। जो 46 है वो किसके बराबर हो गया, 2n। सो हमारा n कितना हो जाएगा, दैट इज 23 इज आवर n। मीन्स n मीन्स वन सेट, ये 2n मीन्स दो सेट, तो एक सेट हमारा क्या हो गया, n। सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन वन सेट, तो एक सेट में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 23। सो लिंकेज ग्रुप क्या होगा इसका, सो द लिंकेज ग्रुप ऑफ ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन के लिंकेज ग्रुप लिखेंगे तो कितना होगा, 23।
क्लियर है? उसी तरह से अगर हम ड्रोसोफिला को लेते हैं, इन ड्रोसोफिला 2n इज इक्वल टू 8, उसमें जो 2n होता है वो 8 के बराबर होता है, ठीक है। मीन्स इसमें कितने क्रोमोजोम होते हैं? 8। अगर मीन्स n इज इक्वल टू क्या होगा? 4। क्लियर है? मीन्स द लिंकेज ग्रुप इसका क्या होगा? अगर हम लिंकेज ग्रुप की बात करते हैं देन 4। इसमें लिंकेज ग्रुप कितना होगा? 4। तो जितना n नंबर में क्रोमोजोम होंगे, n में जितना या 1 सेट में जितना नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है वो उसका लिंकेज ग्रुप कहलाता है। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द लिंकेज ग्रुप। अब हम लोग पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेशन, दैट इज लिंकेज के साथ रिकॉम्बिनेशन कैसे कनेक्टेड है एंड हाउ दिस लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन इज वर्किंग पैरेलली। ना देखते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। हमने लिंकेज में क्या बताया कि जो क्रोमोजोम के ऊपर जीन होते हैं ये आपस में क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं। सारे जीन जो होते हैं क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं। दैट इज द जीन विच इज प्रेजेंट ओवर दिस क्रोमोजोम। इस क्रोमोजोम के ऊपर जो भी जीन होंगे, ए सपोज बी, ये क्या होंगे? लिंक्ड होंगे। बट रिकॉम्बिनेशन क्या होता है कि इनके लॉस होने के चांसेस कितने हैं? कितना चांसेस है कि ये दूसरा कॉम्बिनेशन बनाएगा? सो दिस पॉसिबिलिटी इज नोन एज द रिकॉम्बिनेशन। इसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन, जैसे कि हम एक दूसरा क्रोमोजोम बना रहे हैं, जिससे आप क्लियरली समझ पाएंगे। सपोज ये एक क्रोमोजोम है, ठीक है, विच हैविंग अ सी एंड डी। क्लियर है? तो अगर both are going to be separated, तो in suppose if there is a crossing over takes place over here, यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, देन व्हाट इज गोइंग टू बी, हम लोग पढ़े हैं कि जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। सपोज यहां पर क्रॉसिंग हुआ और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, सो क्या होगा? आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल द जो डी था वो इसमें आ जाएगा। क्लियर है? एंड सेम हेयर और इसका जो बी है वो कहां चला आएगा? दैट इज, अब हम लिखते हैं ए, और यहां पर हमारा जो था दे हैविंग अ बी एंड दिस वन हैविंग अ सी। सी हमारा वैसे ही रह गया और डी हमारा यहां आ गया। दैट मीन्स दिस इज अ न्यू कॉम्बिनेशन। ये न्यू ए और बी क्या बन गया? अब हमारा ए और डी, और सी और डी हमारा सी और बी बन गया। दैट मीन्स देयर इज अ exchange in genetic material, so that means this is the recombination. Again there is a combination and the new combination is going to be formed, so this situation is known as the recombination. इसी को हम लोग recombination बोलते हैं। So the distance or the farther the gene having the maximum chances of recombination, जितना distance रहेगा आपस में जीन के ना, तो ये रिकॉम्बिनेशन के चांसेस उतने ही क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है, इस रिकॉम्बिनेशन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बाय द टू टर्म्स। ये जो रिकॉम्बिनेशन होते हैं वो दो टर्म से एक्सप्लेन किए जाते हैं। पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, एंड सेकेंड टर्म जो सेकेंड होता है जिसको हम यूज करते हैं दैट इज द मैप यूनिट, जिसको हम मैप यूनिट बोलते हैं। क्या होता है ये दोनों चीजें? सपोज मान के चलते हैं कि देयर इज अ क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम होता है। क्लियर है? वी जस्ट ड्रॉ अ क्रोमोजोम एंड हम जानते हैं कि इस क्रोमोजोम में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ जीन्स। इस क्रोमोजोम पे बहुत सारे जीन प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इन जीन का जो डिस्टेंस होगा और कौन सा जीन कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, उन सबको हम बोलते हैं मैप यूनिट। सपोज फॉर द फाइल फिर डिस्कस, सपोज ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया? जीन के डिस्टेंस हो गया, जिसको हम लोग एक लीनियर लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन लाइन में हम मानते हैं कि अ जीन ए एंड बी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मैप यूनिट है। इस
10 है, जिसको हम लोग मैप यूनिट में करते हैं, तो इट इज 10 मैप यूनिट। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 मैप यूनिट। इसका मतलब होगा कि इस चीज को हम और क्या बोल सकते हैं कि ए और बी की जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो कितनी परसेंट होगी? 10%। मीन्स अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 10% है तो नो डाउट उनका जो डिस्टेंस होगा वो 10 मैप यूनिट होगा। मीन्स अगर हमको मैप यूनिट बताएगा तो उससे हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बताएगा तो उससे हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मीन्स 10 मैप यूनिट इज इक्वल टू 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। मीन्स इस टोटल को अगर हम 100 लेते हैं, ठीक है, अगर ये 20 मैप यूनिट होता सो द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 20%। क्लियर है? नाउ इसी के बेसिस पे देयर इज वन क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन पे इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द वे और व्हाट इज द सीरीज ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम पे किस सीरीज में जीन है जो है वो प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रोसेस को, जिनको हम आइडेंटिफाई करने के कि कहां पर प्रेजेंट है, इस प्रोसेस को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं, दैट इज जीन मैपिंग। इसको हम लोग जीन मैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कि किस तरह से जीन कहां प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द जीन मैपिंग। तो इसको हम देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से पूछा जाता है और कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो सपोज इन अ क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम पे ए एंड बी जीन का जो डिस्टेंस है दैट इज अबाउट 20 मैप यूनिट। उनका जो डिस्टेंस है वो 20 मैप यूनिट है। ठीक, एंड ए एंड सी, ए और सी का जो डिस्टेंस है दिस इज अबाउट 10 मैप यूनिट। उनका जो डिस्टेंस है वो 10 मैप यूनिट है। सो द अरेंजमेंट ऑफ जीन, अरेंजमेंट ऑफ जीन क्या होगा? ठीक है, हम मान के चलते हैं ये हमारा 100% हो गया, और जिसमें 100% हम कुछ भी लेके चल रहे हैं। सपोज अ जीन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या है, ए और बी का डिस्टेंस कितना है? 20 मैप यूनिट। सपोज ए एंड बी हैविंग अ 20 मैप यूनिट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 मैप यूनिट है। इसका मतलब क्या है कि दिस इज द 20, ए और बी का जो डिस्टेंस हो गया वो 20 मैप यूनिट हो गया, ये हमको पता है। एंड ए एंड सी इज 10 मैप यूनिट, ए और सी का जो डिस्टेंस है वो 10 मैप यूनिट है। 10 मैप यूनिट का क्या मतलब है? बट ही डिडंट से, यहां पर कोई भी इंडिकेशन नहीं है, कोई भी क्लू नहीं दिया है कि ए सी जो है वो ए और बी के बीच में है। इसका मतलब सी यहां भी हो सकता है और सी इस साइड में भी हो सकता है, इधर से भी 10 MU मैप यूनिट में हो सकता है। सो हम दोनों कंडीशन में देखेंगे, अगर सी यहां है तो, और सी यहां भी हो सकता है। सो प्रोबेबिलिटी क्या है और किस तरह से रिकॉम्बिनेशन से जो सीरीज होगा वो बनेगा। सपोज अगर सी यहां है, अभी हम इसको भूल जाते हैं, अगर सी यहां है तो क्या होगा कॉम्बिनेशन? ए सी बी, मीन्स ए सी बी। अगर जो सी है वो ए और बी के बीच में होगा। क्लियर है? और दूसरा कॉम्बिनेशन अगर हम सी यहां से हटा देते हैं, देन कॉम्बिनेशन इज सी ए बी, सी ए बी। तो ये बोथ आर गोइंग टू बी पॉसिबल, ये दोनों के दोनों चीजें पॉसिबल होती हैं, या तो ए सी बी होगा या सी ए बी बनेगा। अब इस केस में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर ये सी यहां है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? यहां से यहां 10 मैप यूनिट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? ए और सी की 10%। क्लियर है? और ए और बी की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये बोथ 20 है तो इनका कितना होगा? 20%। क्लियर है? अब हम मान लेते हैं अगर ये यहां नहीं होके यहां रहता तो 20 इधर और 10 इधर, मीन्स ए और यहां पर सी और बी की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यहां से यहां तक होती, मीन्स 30% होती। क्लियर है? लेकिन यहीं पर अगर हम ये ए यहां पर सी और बी की होती, लेकिन ए और सी की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सिर्फ 10% ही हो जाती।
दैट इज इनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सिर्फ 10% ही रहती। तो जितना मैप यूनिट होगा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी ही होगी। मीन्स रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से हम लोग मैप यूनिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या मैप यूनिट से हम लोग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट इज बिकॉज बोथ इज सेम और सिमिलर। सो अप टू इट वी डिस्कस अबाउट द लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। हमने यहाँ तक लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को स्टडी कर लिया है। नाउ द लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड। In the next video, we will discuss about the chart of linkage and recombination which is given in your NCERT book. आपके जो NCERT book में जो चार्ट दिया गया है हम उसके बुक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।